लोग वह सब कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए हमारा क्या है कि निर्माण उद्योग चल रहा था और आज निर्माण उद्योग का तीसरा भाग है। ठीक है। और इस तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो निर्माण उद्योग चैप्टर चल रहा था इसमें हम लोग क्या है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज उससे आगे पढ़ना है कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद हमारे देश में और कौन कौन से उद्योग लगाए गए थे, कब कब लगाए गए थे और कहाँ कहाँ लगाए गए थे। ठीक है। तो हमारा है अब जूट उद्योग। ठीक। हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले जूट उद्योग। देखो, जूट उद्योग। ठीक। जूट उद्योग के बाद हम लोग हमारा होगा रेशम के कपड़ा का उत्पादन, जो आप जानते हैं, तो रेशम उद्योग। फिर बात करेंगे हम किसके बारे में, ऊन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे चीनी के बारे में। ठीक है। उसके बाद लौह इस्पात केंद्र के बारे में। तो एक एक करके सब आएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है जूट उद्योग आज। और ये जूट उद्योग सर्वप्रथम मतलब कहाँ लगाया गया था, तो बात किया जाए जूट के बारे में तो जूट जो है तो सबसे ज्यादा कोलकाता में उपजाया जाता है। इसलिए आपको क्या है कि ज्यादातर जूट मिल जो है तो कोलकाता में ही दिखेगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, कोलकाता में। तो लिखेंगे कि जूट मिल की जूट मिल की स्थापना। ठीक है। जूट मिल की स्थापना स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ था। ठीक। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो सबसे पहला जो जूट मिल लगाया गया था वो कोलकाता में लगाया था। कहने का मतलब ये हुआ कि सब हर चीज का कभी ना कभी शुरुआत होता है और शुरुआत में उसे कब कहाँ लगाया जाता है इसके बारे में। तो जूट मिल का मतलब जिसे कि हम लोग देखते हैं चट्टी वाला जो बोरा होता है जिसमें आलू कसा जाता है, प्याज। तो उसका जो मिल लगाया गया था सबसे पहले कहाँ लगाया था, कोलकाता में लगाया गया था। उसके साथ साथ लगाया कब गया था, तो भारत में बताया गया है कि क्या है कि लगभग लगभग ये अंग्रेजों के टाइम पर ही लगाया गया था। और उसमें भी बताया कि भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 80%। ठीक है। भारत के लगभग 80% जूट का उत्पादन। ठीक है। भारत का लगभग 80% जूट का उत्पादन कोलकाता करता है। कलकत्ता करता है। ठीक। उसके बाद बात करें तो कलकत्ता के बाद आता है 10% आंध्र प्रदेश करता है और 10% आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है। भारत में बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा राज्य जितना है सब में सबसे ज्यादा लगभग लगभग 80% अकेले कोलकाता उत्पादन करता है। उसके बाद लगभग 10% क्या है कि आंध्र प्रदेश। और उसके बाद जितने भी राज्य हैं वो 2 4 5% करके क्या है कि मतलब उत्पादन करता है। फिर देखा जाए तो बताया गया है कि जो जूट का एक गांठ होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे गांव में भी देखे होइएगा हम लोग बोझा उठाते हैं ना घास का, या फिर बड़ा सा ड्राम होता है, हर चीज का क्या है कि वजन होता है। ठीक उसी तरह जो जूट का एक गांठ होता है पूरा बड़ा सा, उसके एक गांठ का वजन लगभग 180 kg होता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा जूट के एक गांठ का वजन
कितना होता है, 180 केजी होता है, ठीक है, बराबर 180 केजी। फिर आगे बताया गया है कि एक बैरल, हाँ, और हाँ जैसे हम लोग बात किए कि मतलब जूट का एक जो बतासा गट्ठर का हो या फिर बंडल का हो, उसका वजन 180 केजी हुआ। ठीक उसी तरीके से हम लोग तेल भी नापते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा जरूरत होता है तो हम लोग किस में माप लेते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में ऐसे माप लेते हैं। लेकिन जब हम किसी देश से भैया, बड़े बड़े देश से हम बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो किस में मापा जाता है, बैरल में। तो लीटर या फिर कहा जाए कि लिक्विड का मापने का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो बैरल होता है। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है वो देखो। तो हमारा दिया है कि एक बैरल तेल, ठीक है, एक बैरल तेल का वजन बराबर जो ये होता है लगभग 159 केजी होता है। ध्यान रखना कि हम लोग केजी में बात किए वजन में, इसलिए 159 केजी होता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक केजी यानी कि 1 किलो बराबर क्या है कि लगभग 910 ग्राम के आसपास होता है। तो वही क्या है कि 910 मिलीलीटर क्या है 1 केजी के बराबर होता है, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अब समझिए कि एक बैरल तेल का वजन कितना हो गया, 159 किलो, ठीक है। इतना 1 केजी क्या होता है, सॉरी, एक बैरल तेल होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर था, ठीक है, एक ये क्या है कंटेनर है, और इस कंटेनर में पूरा तेल भरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये एक बैरल तेल है, ठीक है। तो एक बैरल कहने का मतलब कितना हो गया कि ये जो टोटल इसमें वजन होगा, इसका वजन जो भार होगा वो कितना होगा, 159 केजी होगा। समझ में आ रहा है ना बात। और बात करें एक जूट के गांठ का वजन, जहाँ गांठ देखे होगे कि मतलब क्या है कि बड़ा सा बोझा नुमा क्या होता है, बोझा जिसको कहा जाए, तो एक गांठ का जो वजन होता है ये होता है 180 केजी, ठीक। अभी देखिए आगे हमसे बात किया गया है किसके बारे में, तो आगे बात किया गया है वस्त्र उद्योग के बारे में, ऊनी वस्त्र के बारे में। जूट के बारे में आपको इतना ही दिया हुआ है, बाकी और भी आप मतलब क्या है कि पढ़ोगे कहानी वगैरह तो उसमें बताया गया है कि जूट का मिल कब लगाया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई, इसको क्या है कि जूट मिल स्थापना करने वाला कौन था, इस सब के बारे में। बाकी हमें इतना ही जानना है। आगे देखिए हमारा है क्या है, ऊनी ऊनी कपड़ा के बारे में। तो ऊन जो देखा जाए भारत में क्या है कि सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश में क्या है कि इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पर भेड़ बकरी याक ये सब ज्यादा चराए जाते हैं और इसलिए वहाँ पर ऊन का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो हम लोग ऊन के बारे में क्या लिखेंगे कि जो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा, भारत में सबसे, ठीक है, भारत में सबसे पुराना वस्त्र उद्योग, पुराना वस्त्र उद्योग, ठीक है, पुराना वस्त्र उद्योग कहा जाए तो वो है ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक। अब ये क्या है, तो ये वो बात है, जैसे मान लेते हैं कि हर चीज की जैसे हमने बात की कि शुरुआत होती है, तो सबसे पहली बार जो भारत में अगर कुछ बनाया गया था, यानी कि बनाने का मतलब कि जो भारत में जितने भी तरह के कपड़े का निर्माण शुरू हुआ या उसकी फैक्ट्रियां लगाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि ऊनी वस्त्र उद्योग लगाया गया था। और ऊनी वस्त्र आप सब जानते होंगे कि हर व्यक्ति क्या है कि उनके कपड़ा को आप बुनते हुए देखे हुए या स्वेटर बनाते हुए, तो ये पहले से ही लोगों को आता था। इसलिए क्या है कि पहले के टाइम में भी और आज के टाइम में भी लोग क्या है कि ऊनी वस्त्र, ऊन का कपड़ा लोग ऐसे भी बना लेता है। लेकिन बात करें सूती वस्त्र उद्योग के, तो सूती वस्त्र उद्योग को लगभग क्या है कि 18वीं शताब्दी के आसपास लाया गया था। जो अंग्रेजों ने क्या है कि जब खोज शुरू किया और नए नए मशीनों का आविष्कार किया था, उसके बाद शुरू हुआ था। तो इसलिए क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग या कोई भी जो दूसरा वस्त्र है वो बाद में आया था, और सबसे पहले कौन आया था,
ऊनी वस्त्र उद्योग। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं कि इस भारत का सबसे पुराना जो वस्त्र उद्योग है वो ऊनी वस्त्र उद्योग है। अभी देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है इसके बारे में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पश्मीना ऊन। अब चलिए अगला पॉइंट है हमारा पश्मीना ऊन के बारे में। एक पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन क्या है कि बकरी के बाल से प्राप्त किया जाता है। अभी देखो क्या है कि ये जो ऊन होता है, ऊन भी कई तरह के होते हैं और ऊन में भी क्या है कि अलग अलग प्रकार का मतलब कहा जाए तो अलग अलग प्रकार के ऊन होते हैं जिसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो जो बकरी के ऊन, बकरी के जो रेशे होते हैं, मतलब कहा जाए बकरी का जो बाल होता है उससे जो ऊन बनता है उसको हम लोग पश्मीना ऊन बोलते हैं। ठीक है, तो पश्मीना किसका हो गया? बकरी का। ठीक, इसके अलावा भी और भी होता है। अभी देखो अगला जो पॉइंट होगा वो है विश्व में जो कहा जाए सबसे ज्यादा, सॉरी विश्व में नहीं, अंगूरा ऊन। तो अगला है हमारा अंगूरा। ठीक है, अंगूरा ऊन खरगोश, अंगूरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब क्या है कि ये ऊन दो तरह के हमने देखे, एक हो गया हमारा पश्मीना ऊन और एक हो गया क्या है कि अंगूरा ऊन। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि अंगूरा ऊन किस जानवर के बाल से प्राप्त होता है, या फिर हमसे ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो पश्मीना ऊन है वो किस जानवर के बाल से प्राप्त होता है। तो पश्मीना बकरी के बाल से और अंगूरा खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। ये दो तरह के ऊन होते हैं। उसके अलावा भी मतलब वो कई सारे ऊन होते हैं, बट हमारे बुक में यही दोनों दिया हुआ था। उसके अलावा देखो क्या है कि बात किया जाए भारत में सबसे ज्यादा जो है, सॉरी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ऊन का उत्पादन करता है, तो ऊन का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। क्योंकि कनाडा में क्या है सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में? तो कनाडा करता है। तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है, पूरे विश्व में कौन है? तो कनाडा करता है। ठीक, अभी देखो तो पूरा देश में क्या हो गया, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कनाडा हो गया। फिर बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है वो, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में जो बात करें सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, कश्मीर लिखिए, कश्मीर लिखिए। जम्मू कश्मीर में क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि ये ऊन का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि देखो ऊन का उत्पादन वही जहाँ होता है जहाँ पर क्या है कि भेड़ बकरियां ज्यादा पाले जाते हैं, क्योंकि ऊन भेड़ बकरी के बाल से ही प्राप्त होता है। और ये सब जगहों पर क्या है कि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भेड़ बकरी चराए जाते हैं। लोगों का जीवन यापन ही इसी से होता है। तो इसलिए ये मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में जो है सो कनाडा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।
बात करें तो अंगूरा ऊन और क्या है पश्मीना ऊन। विश्व में अगर क्या कहा जाए कि सबसे अच्छा ऊन कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा ऊन बात करें तो अंगूरा ऊन होता है। खरगोश के बाल से जो बनाया जाता है, एकदम मुलायम सा रहेगा। देखे होगे ठंड के मौसम में कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे भालू बन के आया है, हाथ रखोगे शरीर पे तो क्या है कि एकदम मुलायम मुलायम सा लगता है। तो वो जो ऊन होता है वो क्या है कि खरगोश के बाल से बनाया जाता है। फिर पश्मीना ऊन भी मतलब बकरी के बाल से बनाया जाता है, अच्छा होता है ये सभी। बाकी सबसे अच्छा अंगूरा ऊन होता है। तो अब हमारे पास है आगे, देखिए आगे हमें बताया गया है कि विश्व में भारत ऊन के उत्पादन में क्या है कि 7वें स्थान पर आता है। जैसा कि हमारा देश क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वां स्थान पर है, उसी तरीके से ऊन के उत्पादन में भी 7वें स्थान पर है। तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारत पूरे विश्व में ऊन के उत्पादन में 7वें स्थान पर है। ठीक है, पूरा विश्व की बात की जाए तो हमारा जो देश है वो 7वां नंबर पर आता है ऊन के उत्पादन में। फिर अभी देखिए ये हमारा क्या है, ऊन हो गया है खत्म। अब हम लोग को पढ़ना है रेशम के बारे में कि रेशम क्या है कि कब से इसकी शुरुआत हुई, रेशम का कपड़ा कैसे बनता है, या रेशम का जो सबसे पहला कारखाना है भारत में कब लगाया गया था। देखो आज से बहुत साल पहले, वैसे रेशम की कहानी के बारे में आप सब भी जानते होंगे, कभी न कभी स्कूल में सुनाया गया होगा कि रेशम का जो कपड़ा है वो आज से बहुत साल पहले क्या है कि चीन में ही इसकी खोज हो गई थी। और चीन में कोई राजा थे जो क्या है कि अपने बगीचे में टहल रहे थे, और टहलते टहलते क्या होता है कि रेशम का कीड़ा उनके कप में आके गिर जाता है, चाय के कप में। और गिरने के कारण क्या होता है कि उसमें धागा धागा नुमा संरचना बन जाता है। और वही धागा धागा नुमा संरचना जो है सो क्या है कि आगे चल के रेशम के कपड़े के रूप में खोजा जाता है। लेकिन लगभग लगभग क्या है कि 100 से 150 साल तक चीन इस बात को क्या है छुपा के रखता है कि कहीं पूरे विश्व को पता न लग जाए कि क्या है कि रेशम का कपड़ा बनता कैसे है। और लगभग लगभग 100 से 150 साल तक उसने क्या किया, पूरे विश्व को इसी अंधेरे में रखा कि रेशम का कपड़ा क्या है कि सिर्फ उसी के यहाँ बनता है, कैसे बनता है ये दुनिया को बताया नहीं गया। और वो व्यापार करता था इस चीज़ का, और रेशम का कपड़ा बहुत मुलायम और मतलब बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो किसी को बताया नहीं। बाद में चल के धीरे धीरे इसका क्या है कि जब व्यापार बढ़ा, लोग व्यापारी वहाँ जाते थे, वहाँ से जब आने लगे तो लोगों को क्या है कि इसके बारे में पता चला कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है, इसकी शुरुआत कब हुई। तो अगर ये पूछा जाए कि रेशम के कपड़े की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले शुरुआत चीन में हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में आया। ठीक है, उसके बाद भी क्या है कि रेशम के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, 2-3 तरह का रेशम होता है जो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। जैसे एक है मलवरी, दूसरा है तसर, तीसरा है ईरी, और चौथा है मूंगा। ये सब मतलब क्या है, रेशम के प्रकार हैं और उनके नाम है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं रेशम के प्रकार। हमारा पॉइंट होगा रेशम के प्रकार। रेशम के प्रकार। बाकी हम समझते हैं कि आपको जो कहानी बताए हैं ये समझ में आया होगा। चलिए, रेशम क्या है कि मतलब 4 तरह का होता है। ठीक है, पहला है हमारा मलवरी। ठीक, फिर दूसरा है हमारा तसर, फिर तीसरा है हमारा ईरी। ये सब नाम है, ठीक है, सॉरी कॉमन है, 1 2 3 4 ना। ये हमारा हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, मलवरी, तसर, ईरी, और 4 नंबर जो हमारा चौथा है वो है मूंगा। तो ये 4 तरह के क्या होते हैं, तो ये मतलब 4 तरह के रेशम के मतलब कहा जाए कि धागा कहिए, रेशम के प्रकार कहिए। अभी बात करें सबसे पहली बार जो है सो रेशम का उत्पादन भारत में कहाँ हुआ था। भारत में
सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन, और कहा जाए कि सबसे ज्यादा भी, और सबसे ज्यादा, ठीक है, कर्नाटक में होता है, या कर्नाटक करता है। सबसे ज्यादा क्या है कि बात करें रेशम का उत्पादन तो कर्नाटक में होता है। चलिए फिर हमारा अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि क्या है कि कृत्रिम रेशा जैसे पेट्रो रसायन से तैयार किया जाता है, सॉरी कृत्रिम रेशा के बारे में बाद में, हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि रेशम का सबसे पहली बार रेशम को सबसे पहली बार चीन में खोजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे पहली बार जो रेशम का उत्पादन है या रेशम के कीड़े की या रेशम का जो कपड़ा है इसका खोज कहाँ हुआ, चीन में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन का मतलब होता है कि आप उस कपड़ा के बारे में सुने होगा जो क्या है कि लोग कहते हैं नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेशम है, इस सब के बारे में। तो ये सारी भी, ये सब जो है क्या है कि ये सब का भी कपड़ा होता है, लेकिन उतना अच्छा होता नहीं है, फिर भी क्या है कि होता है, कपड़ा है, हम लोग क्या है कि उसे पहनते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए क्या हुआ कि हमसे पूछा गया है कि जो रेशम का कपड़ा है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी रेशम की कपड़ा को नहीं, रसायनों के द्वारा जो बनाए गए कपड़े होते हैं उसे पेट्रो रसायन से तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कृत्रिम रेशा बोलते हैं। तो लिखेंगे कि कृत्रिम रेशा पेट्रो रसायन से तैयार किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, ठीक। और कौन कौन सा तैयार किया जाता है, तो जैसे नायलॉन, ठीक, रियॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, इत्यादि। नायलॉन, रियॉन और पॉलिस्टर, ये मतलब क्या है कि 3 तरह के कृत्रिम रेशे होते हैं जिसे भारत में बनाया जाता है। फिर आगे है हमारा भारत का विश्व में चीनी उत्पादन में पहला स्थान है। ये तो चीनी उद्योग के बारे में है, तो पहले आप ये जो लिखा है इसको लिखिए और फिर हम लोग क्या है कि आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इतना जो आपको समझाएं ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब मतलब हम आपको ऐसे इसलिए बताएं ताकि आप जो पूरा बुक पढ़ोगे, और कहानी में क्या है कि आपको खोजना पड़ेगा कि हमें एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या याद रखना चाहिए, इसलिए हमने क्या है कि इसको ऐसे बता दिया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। हम तो क्या है कि अब मिटा देंगे, अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए और फिर लिख लीजिए। चलो
से भीग गया है, इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। देखो, भारत के मामले में बात करें तो भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत पूरे, ठीक है, भारत पूरे विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यानी कि बात किया जाए पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीनी अपने देश में ही उगता है। ठीक है, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा अपने देश में ही उगाया जाता है। और लगभग क्या है कि भारत में स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तो 3-4 फैक्ट्रियां लगाई गई थी, और आज के टाइम पे अगर बात करें तो लगभग 140 या 48 के आसपास क्या है कि टोटल चीनी मिल है, जो पूरे भारत के लिए क्या करता है, चीनी बनाता है। जैसे आपने बिहार में भी लगभग 3 चीनी मिल था, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे, वैसे तो समस्तीपुर में ही आप देखे हुए कि चीनी मिल है जो अभी क्या है बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे क्या है कि लगभग देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीनी अपना देश ही उगाता है। फिर आगे, तो आगे बताया गया कि भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग जो है वो कब लगाया गया था, तो बिहार में। और कहाँ पर, वो देखिए, भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग, ठीक, सबसे पहले चीनी उद्योग 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिला, ठीक है, सारण जिला के मडौरा, ठीक है, सारण जिला के मडौरा नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, स्थान पर किया चीनी उद्योग 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिला के मडौरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। एक शब्द हमारा छूट गया, स्थापित, ठीक है, स्थापित किया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहली बार जो चीनी मिल लगा था बिहार में लगा था। बिहार के भी जो सारण जिला है वहां लगाया गया था। सारण जिला में भी किस जगह पर, तो मडौरा नामक स्थान पर। और कब, तो 1903 ईस्वी में सबसे पहला चीनी मिल। बाकी धीरे धीरे क्या है कि बिहार में कई सारे चीनी मिल खोले गए थे। देखिए, आगे बात किया गया है कि भारत में 2008 में टोटल कुल चीनी मिल जो है तो क्या है 615 था। तो अगला बात हो जाएगा हमारा कि भारत में कब, तो भारत में 2008 में, भारत में 2008 ईस्वी में कुल चीनी मिलों की संख्या, कुल चीनी मिलों की संख्या कितना था, 615, जिसमें से
जिसमें से 134 सिर्फ महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में है। बात किया जाए सबसे मतलब सबसे पहली बार तो चीनी मिल बिहार में खुला था, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ लगाया गया है तो महाराष्ट्र में। टोटल 2008 ईस्वी में ही देखा गया था कि पूरे भारत में 615 चीनी मिल था। ठीक है, धीरे धीरे बाद में चल के बढ़ा होगा, और 615 चीनी मिल में से 134 सिर्फ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया है कि भारत में सबसे पहली बार भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना लौह इस्पात उद्योग की स्थापना, ठीक, सब क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वक्त किया गया था, या योजना के समय क्या है किया गया था। अभी समझो, लौह इस्पात केंद्र, हमारा चीनी मिल यहाँ पर क्या है समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं लौह इस्पात केंद्र की ओर। तो लौह इस्पात केंद्र वो होता है जहाँ पर क्या है कि जमीन के नीचे से निकाले गए अयस्कों को क्या है कि पिघला करके, या उसमें से कहा जाए कि अवशिष्ट पदार्थों को अलग छांट दिया जाता है, और बाकी जो बचा शुद्ध लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये सब होता है, इसको बाहर अलग कर लिया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, लौह इस्पात उद्योग होते हैं, जहाँ पर लोहे का काम ज्यादा किया जाता है। अभी देखो इसमें क्या बताया है कि सबसे पहली बार लौह इस्पात उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में लागू किया गया था, मतलब बनाया गया था। और इस टाइम पर क्या है कि इसके अलावा जब यहाँ पर सबसे पहली बार बना लिया गया, तो धीरे धीरे करके कई सारे उद्योग बनाए गए थे। वैसे तो आपके किताब में 10 ठो दिया हुआ है, अगर आपको 10 याद रहे तो अच्छा बात है, नहीं तो कम से कम 5 को तो याद होना चाहिए, जो जरूरी है। और ये क्या है कि मतलब ऐसे पूछा जाता है कि टाटा लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, और किस देश के सहयोग से किया गया था, इस तरह से। तो इस सब के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो अभी आप लोग इतना लिख लिए हैं, अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। देखो, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, हम लोग हेडिंग लगाएंगे भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसा बात किए हैं कि क्या है, एक तरफ हम लोग पूरा का पूरा क्या है डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में सबसे पहला हमारा होगा कंपनी, यहाँ पर हमारा कंपनी हो जाएगा। ठीक, इधर हम लोग लिखेंगे राज्य की, क्यों कौन से राज्य में लगाया गया है। राज्य के बगल में लिखेंगे जगह, उस राज्य में भी कौन से जगह पर है। ठीक है, जगह के बाद लिखेंगे विदेशी सहयोग, विदेशी सहयोग के किस देश के सहयोग से लगाया गया, क्योंकि बहुत से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो इस कंपनी में लगा हुआ जो कल कारखाना होता है या फैक्ट्री में जो लगने वाला मशीन सब होता है, वो अकेले कोई देश नहीं बना पाता है, तो एक दूसरे का क्या है सहायता लेना पड़ता है। चलिए इसको हम लोग क्या है से बांट लेते हैं। चलो,
सबसे पहला है हमारा टाटा लौह इस्पात केंद्र। टाटा लौह इस्पात, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में टिस्को बोलते हैं, TISCO, टिस्को। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये जो है झारखंड में है। ठीक, झारखंड में किस जगह पर है? तो ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर, ठीक है। और जमशेदपुर में भी है। अब कुछ कुछ का क्या है कि जैसा बताया गया है, या जैसे मान के चलो कि मुझे जितना याद है, जमशेदपुर में टिस्को को सब जो लगाया गया था वो लगभग 1907 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, 7 ईस्वी में जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में लगाया। विदेशी सहयोग, तो ये क्या है, इसमें किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, तो ये डब्बा हमारा भी खाली रहेगा। दूसरा है राउरकेला लौह इस्पात केंद्र, नाम ही है इसका, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र। ये हमारा है उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में। इसको कहाँ बनाया गया है? राउरकेला में। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहां लगाया गया था इसको। और ये कब लगाया गया था? तो 1956 ईस्वी में लगाया गया था, 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 में। और इसका विदेशी सहयोग, तो इसे जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, जर्मनी इसमें क्या है, मदद की थी इस कंपनी को बनाने में। तीसरा है हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया। छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है भिलाई, ठीक, इस जगह पर। और इसके बाद बात करें तो ये बनाया गया था रूस के सहयोग से। चलिए, चौथा हमारा होगा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इसको बनाया गया है, और ये बनाया गया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गापुर नामक जगह पर। ठीक, और ये किसके सहयोग से? तो ये बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। चलो, हमारे पास 4 हो गया। पांचवा है हमारा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। यहाँ पर उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये बनाया गया है झारखंड में। ठीक, उसमें भी कहाँ पर? तो बोकारो नामक जगह पर, जगह का नाम है बोकारो। और उसमें भी 1966 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें रूस ने साथ दिया था, तब जाके इसको बनाया गया। तो ये था हमारा भारत का कुछ प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, जिसको क्या है कि अलग अलग विदेशी सहयोगों की सहायता से
बनाया गया था, और आज भी भारत में ये क्या है, अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी आगे जो भी है वो हम लोग क्या है, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए।